बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। जदीद असलहे से लैस 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला किया। दहशतगर्द दस्ती बम और गोलियां बरसाते हुए स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी हॉल में घुसना चाहते थे। दाखिली रास्ते और अंदर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने दलेरी से मुजाहमत की। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी बर वक्त पहुंच गई। चारों दहशतगर्दों को मरकजी हॉल में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया गया। हमले में पुलिस अफसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 6 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और खाने पीने की चीजें मिली। आर्मी चीफ ने अपनी जानों का नजराना देने वाले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। एक बयान में आर्मी चीफ का कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड्स के चौकस रहने के बायस दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मुख्तसर वक्त में दहशतगर्दों का सफाया किया। कौम की हिमायत से हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम की दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। शोहदा की कुर्बानियों से हमने मुल्क में अमन कायम किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाली पुलिस टीम में शामिल बहादुर एहलकार का कहना है कि एक दहशतगर्द दस्ती बम फेंक रहा था, दूसरा फायरिंग कर रहा था। एहलकार का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। तो उधर गिरे, फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी, वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मेरे उसको 2 गोलियाँ मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था। वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, तो वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर होने वाले हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी की खरीद और फरोख्त की दस्तावेजात जियो न्यूज़ के पास आ गई हैं। गाड़ी हलाक दहशतगर्द ने अपने नाम पर कुछ अर्सा पहले कराची से ही खरीदी थी। गाड़ी कारसाज के करीब शार फैसल पर वाक़ शोरूम से खरीदी गई थी। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। काशिफ, बताएगा इन दस्तावेजात से मजीद क्या वाज़ेह हो सका है? जी देखें, पुलिस की जानिब से इस हमले के अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसकी तमाम तरह तफसीलात जो है वो हासिल कर ली गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि गाड़ी कुछ अर्सा कबल ही जो है वो कराची के इलाके कारसाज से जो है वो खरीदी गई थी, एक शोरूम से। पुलिस की जानिब से शोरूम मालकान से भी रब्ता किया गया है और उनसे जो है वो इस गाड़ी की तफसीलात हासिल की गई हैं। इन्हीं हलाक दहशतगर्दों में जो एक दहशतगर्द सलमान है, उसके नाम पर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कुछ अर्सा कबल खरीदी और खरीदने के बाद अपनी ही गाड़ी के अंदर जो है वो आज हमला किया गया है। इस गाड़ी को जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। इस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके लिए भी जो है वो फॉरेंसिक करवाई जा रही है, जबकि बीडीएस के अमले ने भी इस गाड़ी को अपनी तहवील में लेने के बाद मजीद तहकीकात जो है वो इस हवाले से की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला सिर्फ 8 मिनट में नाकाम बना दिया गया। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा कि इस बात में जरा बराबर शक नहीं है कि ये रॉ की नाकाम कार्रवाई है। रेंजर्स ने बताया कि हमला 10:02 पर हुआ और इब्तिदाई 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों को मार दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पहले ही दाखिली रास्ते पर मार गिराया गया। ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सरफहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। पुलिस चीफ कराची गुलाम नबी मेमन ने कहा कि चीनी कौंसलेट पर हमले के बाद उन्होंने कई बार हमलों की कोशिश की। जरा बराबर शक नहीं है कि ये रॉ की नाकाम कार्रवाई है। जब उनके ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी, हम अपने फोर्सेस को उस तरह से डिप्लॉय करते हैं, उनकी स्टेट ऑफ अलर्टनेस को बेहतर करते हैं। वो आज भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम प्रिपेयर्ड थे। जब वो आए तो उनको रिस्पॉन्स मिला। दोनों सिक्योरिटी सरबराहान का कहना था कि हमारी कामयाबी है कि हमने दहशतगर्दों को नाकाम बनाया। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स 2 मुख्तलिफ कंपनीज के थे और 2 गार्ड स्टॉक एक्सचेंज और एक करीबी बैंक पर तैनात थे। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फहीम अहमद सिद्दीकी से। फहीम साहब, क्या पता लग सका इन सिक्योरिटी गार्ड्स से मुताल्लिक?
जी, इस हमले को नाकाम बनाने में जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका बहुत अहम किरदार सामने आया है और इसमें जो 2 एहलकार जो शहीद हुए हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड जो शहीद हुए हैं, उनका ताल्लुक सिक्योरिटी 2000 नामी सिक्योरिटी कंपनी से है, जबकि एक गार्ड जो है वो साकरो सिक्योरिटी कंपनी का है। इसमें जो 2 गार्ड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर तैनात थे, जबकि एक करीबी बैंक पर तैनात था। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ने जिनके 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन को इनाम देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा है कि अपने SOPs के तहत वो शोधा के तमाम अखराजात भी उठाएंगे। तो ये बताया गया कर्नल टैड मौसिन है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उनका कहना है कि शहीद इफ्तिखार वहीद और खुदायार ये दोनों दीर के रहने वाले थे। इफ्तिखार वहीद को सर में एक गोली लगी और अस्पताल ले जाते हुए इंतकाल कर गए, जबकि खुदायार को 6 गोलियां लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए थे। ये दोनों इफ्तिखार वहीद दिसंबर 2016 से और खुदायार दिसंबर 2014 से स्टॉक एक्सचेंज पर तैनात थे। इसी कंपनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड वकास और शाहजेब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, दोनों शदीद जख्मी है। जख्मी 23 साल शाहजेब पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं, उनके वालिद जो है कराची पुलिस में ASI हैं। शाहजेब को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 गोलियां लगी हैं। कर्नल टैड मौसिन का ये कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उनका ये भी कहना था कि ये आज का हमला नाकाम बनाना पाकिस्तान की तारीख की बड़ी कामयाबियों में से एक है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अहमद सिद्दीकी। डेरा इस्माइल खान में जख्मी हालत में पकड़े गए लकड़ बघे को सेहतयाबी के बाद कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में छोड़ दिया गया है। 29 मई को कोहे सुलेमान से पकड़े गए जख्मी लकड़ बघे को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया गया था। सेक्रेटरी जंगलात शाहिदुल्लाह के मुताबिक कमेटी ने लकड़ बघे को सेहतयाबी के बाद छोड़ने का फैसला किया, जिसके तहत लकड़ बघे को कोहे सुलेमान के इलाके में छोड़ दिया गया। मनाजिर जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे उसमें देखा जा सकता है कि ये तब के मनाजिर हैं जब इस लकड़ बघे को पकड़ा गया था, ताहम अब सेहतयाबी के बाद इसे कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 242 पॉइंट्स इजाफे के बाद 34,181 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बाजार में आज 15.69 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 5.62 अरब रुपए रही। सरमायाकारों को आज 67 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। 1 तोला सोना 1600 रुपए इजाफे के बाद 1,04,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,372 रुपए इजाफे के बाद 89,506 रुपए हो गई। कोरोना वबा के बायस तालीमी साल मुतासर होने के खदशे ने तलबा और वालिदैन को फिक्रमंद कर रखा है। रवा साल बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसी के लिए हम बात करेंगे माहिर तालीम अजहर आबदी से। आबदी साहब बताइएगा, क्या बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले पाकिस्तानी तलबा का तालीमी साल मुतासर हो सकता है? ये भी बताइएगा कि बरतानिया में कोविड-19 पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, तो वीज़ा और नई क्लासेस के मुतालिक अब बरतानिया की पॉलिसी क्या होगी? ऑटम जो उनका मेजर सितंबर इनटेक होता था उसके अंदर उन्होंने जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग का ऑप्शन दे दिया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए या अपनी होम कंट्री में रहते हुए अपने तालीमी साल को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जाएं वो अपने वीज़े को अप्लाई करके और बरतानिया जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने यहाँ तक किया है कि अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको स्टार्ट डेट्स को जो है वो 4 से 6 हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया है और एक मिड टर्म यानी नवंबर तक आने की डेडलाइन कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने कोर्सेज भी जनवरी में शिफ्ट कर दिए हैं, तो अगर आप जनवरी में अपना फेस टू फेस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो वो भी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका प्रोग्राम था पोस्ट स्टडी वर्क का, जो कि बच्चों को अलाउ करता है ग्रेजुएशन के बाद काम करने के लिए अप टू 2 ईयर्स, वो भी जो उनका प्लान था वो भी गो हेड है। जैसे कोर्स स्टार्ट डेट्स में एक्सटेंशन दी है, जिसमें फ़ी डिपॉजिट में एक्सटेंशंस दी है, जिसके साथ अंग्रेज़ी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी या जब टेस्ट से आइल से हटा के उसके अंदर कई ऑप्शंस बच्चों को दे दिए। बरतानिया अभी तक एक क्वाइट सेफ़ कंट्री की हैसियत से सामने आ रहा है और बच्चों को अगर वहाँ तालीम शुरू करनी है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर डिसीजन होगा। बहुत शुक्रिया आपका आबदी साहब, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वियतनाम की एविएशन अथॉरिटी ने मुश्तबा लाइसेंस की इतलात मंजर आम पर आने के बाद तमाम पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड कर दिए हैं। तमाम पाकिस्तानी पायलट्स मकामी एयरलाइंस से वाबस्ता थे। वियतनाम की एविएशन अथॉरिटी ने तशवीश का इजहार किया है कि कुछ पायलट्स मुश्तबा लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं,
CAAV के मुताबिक वियतनाम की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 27 पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस दिया था, जिनमें से 12 काम कर रहे थे, जबकि 15 मुआहदे ख़त्म हो चुके थे या वो कोरोना वायरस के बाइस काम नहीं कर रहे थे। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप की गिरफ्तारी में मदद के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली है। रवां बरस जनवरी में बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी साथियों के हमरा अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर विफाकी वजीर के एतराफ़ के बाद कौमी एयरलाइन और सिविल एविएशन अथॉरिटी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। बैनुल-अक़वामी एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रेगुलेटर की जानिब से पायलट्स को लाइसेंस के इजरा, हिफाजती इक़दाम से मुतालिक कोताही पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुतालबा करते हैं कि सिविल एविएशन की जानिब से पायलट्स को लाइसेंस जारी करने के मामले की जुडिशल तहकीकात की जाएँ। अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को लाइसेंस जारी करने के लिए इम्तिहान के तरीक़ेकार को तब्दील किया तो इसका मकसद क्या था? कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन PIA इंतज़ामिया की जानिब से भर्ती के तरीक़ेकार का जायज़ा लेकर देखें कि कहाँ मयार में नरमी की गई। और लियारी अवामी महाज की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और रैली निकाली गई। लियारी अवामी महाज की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जाकेवाड़ा चौक से आर्ट चौक तक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अब्दुल खालिक ज़दरान ने की और उसे कॉमरेड नासिर मंसूर, खलील होत, डॉक्टर असगर तिश्ती ने और दीगर ने इस रैली से खिताब किया। यूटिलिटी स्टोर्स की 78 रुपये 33 पैसे किलो के हिसाब से चीनी की खरीदारी। शुगर मिल्स की 70 रुपये फी किलो चीनी की पेशकश पर चीनी नहीं खरीदी गई। महंगी चीनी की खरीदारी से हुकूमत को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमिना आमिर से। आमिना, ऐसा क्यों हुआ? शुगर मिल्स ने तो 70 रुपये किलो चीनी की पेशकश की थी, उसके बावजूद 78 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदी गई। जी बिल्कुल, जो यूटिलिटी स्टोर्स ने 78 रुपये 33 रुपये के हिसाब से जो चीनी खरीदी है और वो कुल जो बनती है तकरीबन 78,000 मैट्रिक टन किलो चीनी बन रही है। इसके बरस जो शुगर मिल एसोसिएशन ने जो इनको लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि आप 25 जून तक जो डेडलाइन दी गई थी 70 रुपये फी किलो चीनी खरीदे, जिस पर यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि क्योंकि ये टेंडर के जरिए हमने चीनी उठानी थी और 17-18 जून को उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया तो हम 15 दिन का टेंडर का टाइम और टेंडर से नहीं खरीद सकते थे, इसलिए हमने जो है 78 रुपये 33 पैसे चीनी खरीदी है। क्योंकि इस वक्त जो शुगर जो अगर देखा जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब है और इसलिए ये जो चीनी खरीदी गई है इससे हुकूमत को 50 करोड़ रुपए का तकरीबन नुकसान हो रहा है। अगर हुकूमत का एक्स मिल रेट जो कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में भी है उसको भी देखा जाए तो 71 रुपये 97 पैसे फी किलो के हिसाब से पड़ती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना है कि हमें सबसे कम जो बोली मिली है वो 78 रुपये 33 पैसे है जो कि बिडिंग के जरिए, इसलिए वो हम उठा रहे हैं। ताहम शुगर मिल्स की तरफ से जो चीनी देगी थी वो टेंडर के जरिए खरीदना मुमकिन नहीं थी तो नहीं खरीदी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिना आमिर। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सील किए गए सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। वहां की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जैसे जैसे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस सामने आए तो DC इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स को सील करने का कहा गया था। 24 जून से इस्लामाबाद का G61, G62, G72 और G10-4 सील है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस का नाका जो है वो लगा हुआ है और लोगों की आमदरफ्त पे नज़र रखी जा रही है। लोगों को पूछताछ के बगैर आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तो DC इस्लामाबाद का यही कहना है कि उनकी जानिब से जो है वो तजवीज़ दी गई है कि इस बार इस्लामाबाद में मवेशी मंडी ना लगाई जाए, क्योंकि ईद से पहले जो लॉकडाउन हटा था उसके बायस कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो देखने में आए थे। तो उनकी जानिब से यही तजवीज़ दी जा रही है कि इस बार मवेशी मंडी ना लगाई जाए और ईद से पहले और बाद में जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी को जो है वो सील किया जाए। जी अभी आपको बताएं, चमन में बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मी और दो तरफा पैदल आमदोरफ्त की 4 माह से बंदिश के खिलाफ ऑल पार्टीज ताजिर इत्तेहाद का पाक अफगान बॉर्डर शाहरा पर धरना 25 रोज से जारी है, जिससे पाक अफगान दो तरफा ट्रेड मुअत्तल होने के बाद ताजिरों को भारी नुकसान का सामना है। तफसील बताएंगे चमन से नूर जमाना चकजाई।
जी बिल्कुल, आल पार्टीज ताजिर एहतियात की जानिब से आज पाक अफगान बॉर्डर शाहरा पर धरना 25वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। धरने के बहस पाक अफगान दो तरफा ट्रेड मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। नेटो सप्लाई अफगान ट्रांजिट ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स है, ट्रक है, वो बड़ी तादाद में बाबदुस्ती के दोनों जानिब फंसे हुए हैं। धरना मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि चूँकि 2 मार्च की पोजीशन पर जिस तरह बाबदुस्ती खुला रहा, कोरोना SOPs के तहत दोबारा बाबदुस्ती को 2 मार्च की पोजीशन पर खोल दिया जाए। दूसरी जानिब जो चमन वफाकी इदारों का मौक़िफ़ है कि उन्होंने धरना मुजाहिरीन के साथ मुसलसल मुज़ाकरात किए, उनका मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत तक पहुँचाए। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी चीज़ पर नोटिस लेना बंद कर दें और इस्तीफ़ा दे दें। शाह महमूद कुरैशी बोले कि इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए है, वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल है, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्या हुआ आपका बजट का तकरीर का? 100 जतन कर लिए, चट्टान की तरह अपनी जगह कायम है। बजट अब पास ही नहीं हुआ और 2 दिन पहले उन्होंने पूरे मुल्क में ये जो पेट्रोल पंप उड़ा दिया है। सौदा करने नहीं आए, सौदागर नहीं है, नजरिए का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शोर बचा लो, धमकियां दे लो, सड़कों पे आ जाओ, अपने नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस देना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, किक्सबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। क्यों दे दे, किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख मेहनत कशों तक एहसास इमरजेंसी कैश पहुँचाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख 3 हजार से जायद मेहनत कश अफराद में मजमूई तौर पर 145 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकम तकसीम कर दी गई। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम का हदफ मुकम्मल, ताहम सार्फिन की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने बढ़ाकर अब नया हदफ 1 करोड़ 61 लाख 63 हजार मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सानिया निश्तर कहती हैं, सार्फिन को माली इमदाद जून के बाद भी जारी रहेगी। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1,98,000 से जायद अफराद में 2 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद रकम तकसीम की जा चुकी। बलोचिस्तान में 6,11,000 से जायद अफराद में 7 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी। गलगित बल्तिस्तान में 86,000 से जायद अफराद में 1 अरब 5 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। इसी तरह इस्लामाबाद में 63,000 से जायद अफराद में 76 करोड़ से जायद इमदादी रकम तकसीम की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 21,08,000 से जायद अफराद में 25 अरब 59 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकम तकसीम हुई। पंजाब में 52,75,000 से जायद अफराद में 63 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। सिंध में 36,59,000 से जायद अफराद में 44 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।